तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? डॉन लीक्स पर जहर कातिल ट्वीट वापस ले लिया गया। कुछ हुकूमत आगे बढ़ी, कुछ फौज ने लचक दिखाई। बाहमी इफ़हाम व तफहीम की आला मिसाल कायम कर दी गई। आमने सामने खड़ी हुकूमत और फौज में सीज फायर। इदारों में तसादुम का खतरा फिलहाल टल गया। किसी की हार जीत नहीं, मुल्क को कौम की फतह है। भारत ने खुद ही आलमी अदालत में दरखास्त दी, अब खुद ही फैसला भी सुना दिया। रॉ के ऑफिसर कुलभूषण जादेव की सजाए मौत रुकवाने के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मामले का जायजा ले रहा है। और बैंक ऑफ पंजाब ने 1 अरब 90 करोड़ शेयर सस्ते दाम बेच दिए। पीपल्स पार्टी चीख रही है, मुनज़्ज़िम साजिश नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। डॉन लीक्स में आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। पहले हुकूमत झुकाव दिखाती रही और अब फौज ने इस मामले पर लचक दिखाई। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट वापस ले लिया गया, जो तनाव की वजह बना था। वो ट्वीट जिसमें उन्होंने वजीर आजम हाउस से जारी नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया था, उसे डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात के मुनाफी करार दिया था, जिसके बाद तनाव किसी कैफियत थी। इजलास पर इजलास हो रहे थे। पिछले 2 हफ्ते के दौरान 2 बार आर्मी चीफ और वजीर आजम मिले। कई घंटों वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मियां साहब से मुलाकातें की, मुशावरती इजलास चले और अब इस सारे मामले पर डीजी ISPR का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 29 अप्रैल का ट्वीट वापस लेने का ऐलान किया है और वजाहत दी है कि ये ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत या दफ्तर के लिए नहीं था। पाक फौज जमहूरी अमल की हिमायत करती है और आइन की बालादस्ती के लिए काम करती रहेगी। इस बयान के बाद अब से कुछ देर पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो क्या कह रहे थे, उसका कुछ हिस्सा सुनिए। डीजी ISPR की गुफ्तगू तो आपको सुनाएंगे हम, लेकिन उससे पहले जो सारी डेवलपमेंट है, ये जो सूरत हाल है, इसमें अचानक से जो तब्दीली हुई, वज़ीर आज़म हाउस में कल होने वाला इजलास, उसके बाद की ये तब्दीली है, जिसमें हुकूमत ने डॉन लीक्स पर मामले पर डटने का फैसला किया था। और यही वो फैसला था कि ना ही डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की जाएगी और ना ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा। पिछले महीने जारी होने वाले अहकामात काफ़ी हैं और इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात से मुतालिक कोई ऐसा जुज़ बाकी नहीं रहा जिसकी नोटिफिकेशन में वजाहत ना की गई हो। अगर किसी को भी इस फैसले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो मामूल के तरीक़ाकार के मुताबिक मुताल्लिक़ा ज़राए से आगाह करे। ये बहुत ही अहम फैसला था, जिससे लग रहा था कि शायद हुकूमत और फौज के दरमियान तनाव में मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन आज वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और एकदम सूरत हाल बदली है। डीजी ISPR ने इस बार ट्वीट के बजाय प्रेस रिलीज के जरिए बयान वापस लेने का ऐलान किया, जिसके फौरी बाद डॉन लीक्स पर वजारत दाखिला का एलामिया भी जारी हुआ। ये जो एलामिया जारी हुआ, इसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीक्स से मुताल्लिक तहकीकाती कमेटी की 4 सिफारिशात की मंजूरी दी। इस एलामिये में कमेटी की 4 सिफारिशात का भी जिक्र है। पहला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में प्रिंट मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की तश्कील पर जोर दिया गया है और डॉन अखबार, रिपोर्टर सिरिल अलमीडा और एडिटर जफर अब्बास के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करते हुए उनका मामला APNS के सुपर्द करने की सिफारिश की गई है। दूसरे पैराग्राफ की तरफ आएँ तो इसमें सेनेटर परवेज रशीद का जिक्र है, जिसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तीसरे पैरा में इस मामले में राव तहसीन के किरदार को गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया है। चौथा और आखिरी पैराग्राफ, इसमें तारिक फातमी से उनका ओहदा वापस लेने की सिफारिश की गई है। इस नोटिफिकेशन के आखिर में वजारत दाखिला ने वाज़े अल्फाज में लिखा है कि इन तमाम सिफारिशात पर वज़ीर आज़म की जानिब से पहले ही अहकामात जारी किए जा चुके हैं, लिहाजा डॉन लीक्स का जो मामला है वो हल हो चुका है। क्या ये मामला वाकई हल हो गया और हल हुआ तो किस तरह से, जो सारा दिन की कशमकश रही है, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ शौकत पराचा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपका। आज बहुत ही हलचल थी, बड़ी कशमकश थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी, होगी तो किसकी होगी, बिलाखिर ये सारा मामला निमट गया है। अचानक से किस तरह से, वो पिछले 2 हफ्तों से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई, बहरहाल चंद मिनटों के अंदर ये मामला सॉल्व हुआ। आप वहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप आज की तमाम सूरत हाल को? देखिए, मामला तो हल हो गया, बट बहुत सारे सवालात छोड़ गया, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी और पूरी कौम के लिए भी। सवाल नंबर 1, क्या
डॉन की खबर वाकई कौमी सलामती के मुनाफी थी और कौमी सलामती को वो नुकसान पहुंचा रही थी, और अगर मामला कौमी सलामती का है जो बार बार कहा गया, बताया गया, तो उसको हल कैसे किया गया है इसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, ना हमें बताई गई है, ना तो इंक्वायरी कमेटी की पूरी रिपोर्ट दी गई। कल तो कहा गया ज़राए के ज़रिए कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं होगा, बट नोटिफिकेशन आज आ गया। बल्कि मैं तो कहूँगा एक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन आया और एक ISPR की प्रेस रिलीज आई। सवाल नंबर 2, परवेज रशीद के बारे में बताया गया कि उनका क्या जुर्म था, राव तहसीन के बारे में बताया गया उनका क्या जुर्म था कि वो खबर रुकवा नहीं सके, तारिक फातमी साहब के क्या जुर्म था वो कोई नहीं बताया गया कि उनका क्या किरदार था, इस हवाले से उन्होंने कौन सी ब्रीच की थी और उन्हें किस जुर्म की सजा दी गई है। नंबर 3, अगर कौमी सलामती के हवाले से जितने पहले बयानात आए, ट्वीट्स आए, अब हल हुआ है, ये अच्छी बात है, हल हो गया, डॉन लीग से सेटल्ड इशू ना हो, बट कैसे हल हुआ है इसकी कोई कोनोटेशन नहीं बताई गई। हम बार बार कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ करते, बल्कि कौम के हर मामला उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। ये ट्रांसपेरेंसी नाजी अगर आपको नजर आई हो तो मुझे इल्म नहीं है, कम अज कम मुझे तो इस पूरे प्रोसेस की कोई ट्रांसपेरेंसी ठीक है प्राचा साहब, आपने बड़े सिग्निफिकेंट अच्छी सवालात उठाए हैं और इन सवालात के जवाबात सभी चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे। पिछले हफ्ते तक DG ISPR के रवैये से लग रहा था कि फौज इस मामले पर किसी भी तौर पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, लेकिन अचानक से आज फौज ने की जानिब से ही ये मामला हल हुआ है, उन्हीं की जानिब से रजामंदी सामने आई है। लचक किस वजह से और किस मामले पर दिखाई गई, बहरहाल जो भी एक मामला था कौमी मफाद के अंदर वो मामला तो हल हो गया है, लेकिन जो सवाल रह गए, आपको लगता है कि ये जो तसादुम और टकराव की फजा थी ये फिलहाल खत्म हुई है, फिर इन्हीं सवालात की वजह से दोबारा ये इदारे आमने सामने खड़े हो सकते हैं? देखिए, ये इस मुल्क का सबसे क्रूशल क्वेश्चन है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। हर डेकेड में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की एक नई डायमेंशन है। ये 50s आपके सामने है कि वो हर तीसरे महीने वज़ीर आज़म चला जाता था। 60s आया तो 60s में बाकायदा जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली। 70s में भुट्टो को हैंग किया गया, फिर मार्शल लॉ आ गया। 80s में फिर मार्शल लॉ रहा जब ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह हुआ। 90s में फिर हर हुकूमत दूसरे साल 1.5 साल में आती जाती रही। अल्टीमेटली 99 में फिर जनरल मुशर्रफ चढ़ दौड़ा और इस मुल्क में फिर फौजी हुकूमत कायम हुई। इस सदी में आके काफ लीग की असेंबली ने मुद्दत पूरी की, लेकिन जनरल मुशर्रफ के अम्ब्रेला के नीचे। फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया। आपको मालूम है, आप तो खुद मीडिया में हैं, उस वक्त से क्या होता रहा। अभी नवाज शरीफ आए, इनकी हुकूमत आई, आज भी नवाज शरीफ कह रहे थे उधर ननकाना साहब जाकर कि जब अवाम हमें मैंडेट देते हैं तो हमें हुकूमत क्यों नहीं करने दी जाती। ये सबसे बड़ा सवाल है इस मुल्क की 70 साल तारीख का। अगर आप कहें कि आज के ट्वीट विदड्रॉ होने से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अब स्मूथ हो गए, तो नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि जाहिर है फिर आपने माजी की बड़ी जो वाज़े मिसालें हैं वो सामने रखी, तारीख का हवाला भी दिया, लेकिन वक्त बदल रहा है, नए ट्रेंड्स हैं, उन नए ट्रेंड्स के तहत ताल्लुकात भी फिर उसी नई नहज पे जाते हैं। आज DG ISPR ने जो ट्वीट वापस लिया है, उन्होंने ट्विटर के बजाय प्रेस रिलीज का सहारा लिया, जो कि एक दुरुस्त तरीक़ाकार है। बयान जारी करने का उसको फॉलो किया है, उस तरीक़ाकार को। क्या इजलास में से मुतालिक भी कोई फैसला हुआ होगा, आप ये समझते हैं? क्योंकि चौधरी निसार साहब बड़े दिन से ये कह रहे थे कि जो ये ट्वीट्स का सिलसिला ये बंद होना चाहिए, तो क्या ये सिलसिला खत्म होने का भी फैसला हुआ है कि अब ट्वीट्स नहीं किए जाएंगे, और अगर ट्वीट्स किए जाते हैं तो फिर उनकी जो हैसियत है वो क्या रह जाती है? देखिए, मसला ये नहीं है कि ट्वीट के जरिए पैगाम आ रहा है या प्रेस रिलीज के जरिए पैगाम आ रहा है, मसला कंटेंट है। अगर वजीर आजम की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ और फौरी तौर घंटे के अंदर अंदर ये कहा गया कि वी रिजेक्टेड, तो एतराज इस चीज पे है। लेकिन आज का जो बयान है, बाकी सारी बातें अपनी जगह पे, बट मैं उसको वेरी पॉजिटिव समझता हूं। नंबर 1, एक तो फौज ने बतौर इदारा अना का मसला नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेट था वो ट्वीट आना। नंबर 2,
फौज ने आज इस प्रेस रिलीज के जरिए अपने तर्जमान के जरिए एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के आइन को हम मानते हैं, हम जमहूरी अमल को मजीद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो वर्ड तो और थे लेकिन मतलब यही था। और साथ साथ उन्होंने कहा मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कि वजीर आजम की फाइनल अथॉरिटी है। आपको याद है जनरल कयानी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके दौर में भी एक प्रेस रिलीज इसी तरह आया था ISPR से, और उसमें यही कंटेंट था कि माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, फौज अब आइन को सुप्रीम मानती है। तो ये बड़ी पॉजिटिव है, एक रीअश्योरेंस है, एक आजमाया है फौज का कि आइन पाकिस्तान का सुप्रीम है। ये पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। पराचा साहब, आपने कंटेंट का हवाला दिया, कंटेंट तो ठीक है अपनी जगह, उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया था, आप समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा अमल दखल है जिसकी वजह से आज ये मामला जो है वो काबू में आया है, मामला निमट गया है? क्योंकि वही वो ट्वीट था, वही वो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का था जिसकी वजह से एक पब्लिक इमेज भी बेहतर बनाना था, जो पब्लिक परसेप्शन था और जिस किस्म का बैकफायर हुआ था सोशल मीडिया की जानिब से, उसको भी बेहतर करने के लिए आज वो एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से आज मामला दुरुस्त हुए हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा जो उस ट्वीट का कंटेंट था, अगर उस दिन वो प्रेस रिलीज की शक्ल में आता तो क्या वो पॉजिटिव होता? देखिए ना, मकसद तो ये है, ट्विटर क्या है, प्रेस रिलीज क्या है, आपकी ईमेल्स क्या है, आपने कम्युनिकेशन के डिफरेंट चैनल्स हैं, रैपिड कम्युनिकेशन है। जैसे आज DGISPR मेरी नज़र में दुरुस्त कह रहे थे कि ट्वीट भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो ज़रा रैपिड है, फास्ट है। अगर वही चीज़ रिजेक्शन का मैसेज आ जाता प्रेस रिलीज के जरिए तो बात तो वही होना थी। एक चीज जो आप बार बार कह रही हैं कि आज क्यों ये मामला सुलझ गया, देखिए पाकिस्तान के हालात वारंट नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हो, पाकिस्तान के इदारों के दरमियान टकराव हो, पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत आपस में लगी रहे। आपको मालूम है अफगान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इंडिया के साथ क्या हो रहा है। एक और हमसाया था ईरान, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात सर्द तो थे लेकिन वो बहरहाल ज्यादा कन्फ्रंटेशन नजर नहीं आई थी, लेकिन अब उधर से धमकी आ जाती है, इधर से एम्बेसडर को इधर ईरान के सफीर को सम्मन कर लिया जाता है। तो सरहदों के हालात या अंदर सिक्योरिटी के हालात ये वारंट नहीं कर रहे कि हम लड़ाई करें। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जा रहा है। एक महीने में जब यहाँ PSL का फाइनल होना था, पाकिस्तान के चारों सूबों में मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी की गई और स्कोर 50 से ऊपर रहा शहीदों का। इस सारे तनाजुर में हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम आपस में लड़ते बिल्कुल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच शौकत पराचा साहब हमारे हमरा थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। और जो हालात मजमूई तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो सरहद के पार के हालात हों या फिर मुल्क के अंदरूनी हालात हों, उसमें किसी भी तौर पर ये जो कन्फ्रंटेशन थी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, किसी भी तौर पर हमारे लिए मुनासिब नहीं थी। डॉन लीक्स का मामला, इस पर ISPR ने ट्वीट वापस लिया, इफ़हाम व तफहीम की एक मिसाल कायम की गई, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि मामला हल हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और इस मामले पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर जो तनाव आया था, क्या वो तनाव मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है? अब किसी किस्म का कोई तसादुम नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर जिस तरह से तनाव और टकराव की सूरत हाल पैदा हुई थी, आपको लगता है कि आज ट्वीट वापस लेने के बाद जो नया नोटिफिकेशन आया है, अब ये तमाम मामलात सुलझ गए हैं, फिलहाल तसादुम का खतरा टल गया है? नाजिया, जैसे मेरा ख्याल आपके सामने हमारे एक बड़े ज़हीन साथी हैं, वो आज कह रहे थे कि दोनों मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसको ख़त्म करने में जो फरीकैन हैं उनमें दोनों को 100 प्याज भी खाने पड़े और 100 जूते भी। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बड़ा अच्छा तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का कि इस मामले में दोनों ने कोई ना कोई कीमत अदा की है। मामला तो तय हो गया और तय तकनीकी एतबार से अभी हुआ है या नहीं हुआ है वो एक दूसरी बहस है, लेकिन कम अज़ कम दोनों को ये दोनों साइड से हमें ये एक विलिंगनेस, एक पॉलिटिकल विल नज़र आई है कि हाँ इस मामले को ख़त्म किया जाए और आगे चला जाए। अब उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ी है? देखें, हुकूमत ने अपना एक मुशीर खोया है, एक वज़ीर खोया है और एक बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है उसको खोया है।
फ़ौज को जिस शद्दोमद के साथ उन्होंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, उससे कहीं ज़्यादा ओपनली उनको सामने आके अपनी नोटिफिकेशन जो है वो वापस लेनी पड़ी है। इन चीज़ों की पॉलिटिकली सियासी तौर पर एक कीमत होती है जो कि दोनों साइडों ने अदा की है, और अगर इसका आप जो एक्सपोज फैक्टर एनालिसिस करें तो उसमें यही कहा जा सकता है कि ये कीमत उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी नासमझी का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, उसकी वजह से ये देनी पड़ी है। इस मामले को अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता था, नासमझी भी है, सुस्ती भी है। वो मामला जो हुकूमत को बहुत पहले सुलझा लेना चाहिए था, उसमें खासा वक्त लगाया गया। वो जो तवालत थी उसका नतीजा ये निकला कि ऑपोजिशन की जानिब से भी बड़ी तनकीद सुनने को मिली थी। लेकिन अब क्योंकि मामला काफ़ी बेहतर हो गए हैं तो मोरली अगर देखा जाए तो हुकूमत की, जमहूरियत की, इस मुल्क की फतह है ये। लेकिन उस पर ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? एतजाज़ अहसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी। एतजाज़ अहसन साहब क्या कह रहे थे, पहले ये सुनते हैं फिर इस पर बात करेंगे। मरियम का नाम नहीं लिया, मरियम के मीडिया सेल का नाम नहीं लिया, उसको बचा लिया है। और क्रिकेट के असूलों के तहत तो अगर इस तरह ही करना था तो जनरल आसिफ गफूर को अपने ISPR से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एतजाज़ अहसन साहब, अब जो ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, आप समझते हैं क्या सही है कि DG ISPR को ट्वीट वापस नहीं लेना चाहिए था बल्कि रिज़ाइन कर देना चाहिए? मेरा ख्याल है ये इससे भी आगे जानी चाहिए बात नाजिया। ये इंडिविजुअल्स का मामला नहीं है, ये DG ISPR का मामला नहीं है। ये DG ISPR एक फर्द नहीं है, एक शख्स नहीं है, वो एक ऑफिस है, एक बड़ा अहम रियासती ऑफिस है। और यहाँ उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करके जिस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है वो ये कि क्या आइंदा के लिए ये जो अफ़हाम तफ़हीम से मामला तय हो गया है, क्या ये मिट्टी डालो के असूल के ऊपर तय हुआ है कि चलो इस मामले को ख़त्म करो, बहुत घिसट गया, या इसके जो पसे पर्दा मसाइल थे जिसकी वजह से मामला खड़ा हुआ उसके ऊपर कोई फैसला हुआ है? क्या इस चीज़ के ऊपर बहस हुई है कि आइंदा किसी भी सरकारी हुक्म के ऊपर या किसी भी पॉलिटिकल पॉलिसी के ऊपर क्या गवर्नमेंट से मशवरा किए बगैर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू जाए बगैर क्या फ़ौज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस तरह से खुल्लम खुल्ला ट्विटर जैसे पब्लिक फोरम पर कर सकती है या नहीं कर सकती? ये जो तरीक़ाकार फ़ौज ने बनाया हुआ है अपने ख़यालात को आवाम तक पहुँचाने का, ये बुनियादी तौर पर पहले दिन से रहील शरीफ के ज़माने से ही ये क्वेश्चनेबल है। यानी जो दोनों इदारों के जो इख्तियारात हैं वो तय हो जाने चाहिए और वो जो एक दूसरे का एहतराम है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। अब कल जो इजलास हुआ था जिसके अंदर ये तय हो गया था और हुकूमत ने वाज़े इशारा दे दिया था, अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि हमने जो काम करना था वो हम कर लिया, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद आज चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और एक संजीदा कदम, यानी अब अगले कदम की तरफ जाना था। वो तो फर्म थे कि हमने जो काम करना था वो कर लिया, लेकिन अब अगला कदम लेना है, संजीदा कदम उठाना है। वो कदम फौज ने उठाया। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने वो ट्वीट वापस ले लिया। आप ये समझते हैं कि अगर चौधरी निसार की जानिब से वो कदम उठा लिया जाता हुकूमत की जानिब से तो मामला मजीद बिगड़ सकता था? फौज ने ही इसको संभाला है? नहीं, देखिए, फौज ने ये मामला संभालने की खातिर जो ये उनको नहीं करना पड़ा, ये उनको फायर फाइटिंग करनी पड़ी है। उनकी ट्वीट और उसकी ज़बान और उसके लहजे की वजह से जो सूरत हाल बन गई थी और उसके ऊपर जब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया था, आपको पता है कि पूरे मीडिया के अंदर कल शाम से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत ने पक्का फैसला कर लिया हुआ है कि वो उन्होंने जो करना था वो कर लिया और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से जो सूरत हाल बन गई थी उसमें फायर फाइटिंग के लिए आर्मी चीफ को जो करना पड़ा है वो करना पड़ा है, उसकी और कोई वजह नहीं। ये जो करना पड़ा है यही सवाल उठा रहा है कि वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जिन पर ये तमाम मामला तय हुए हैं? ये अभी बिल्कुल किसी को मालूम नहीं, और मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि क्या उन शराइत में ये चीज़ भी शामिल है कि आइंदा फ़ौज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस तरह के पब्लिक फोरम की पर करने की बजाय बराह रास्त हुकूमत से रब्ता करके उनसे ये बात करेगी। ये बातें जो हैं ये बंद कमरों में होने वाली बातें हैं, क्या ये वहाँ तक महदूद होंगी या आइंदा भी इस तरह की लड़ाइयाँ खुल्लम खुल्ला तरीके से हो जाएंगी? और सबसे अहम चीज़ नाजिया वो ये है कि किसी भी रियासती इदारे ने अगर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो कोई और रियासती इदारा है, आपका नैब है, आपका FIA है, उसका तरीका सिर्फ़ और सिर्फ एक मुंतखब हुकूमत के जो कायम करदा इदारे हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ तो उसको ख़त्म कर दें, लेकिन अगर वो है तो उसके ज़रिए होना चाहिए। ये इंडिविजुअली ये इदारे अपनी मर्ज़ी से इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये तय हुआ है या नहीं हुआ इसकी हमें कोई तफसील नहीं पता। बहुत शुक्रिया। आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ थे। इदारों को अपनी हुदूद और क़यूद में रहना चाहिए और यही जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हम एक ब्रेक लेते हैं और
व्यूअर्स, ब्रेक के बाद बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब की, जिसमें एक मुनज़्ज़म साजिश की सी कोशिश नजर आ रही है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। इतवार की ही बात है कि जब वजीर आजम नवाज शरीफ ओकाड़ा में थे और दावा कर रहे थे कि उनकी हुकूमत का 4 बरसों में एक स्कैंडल भी सामने नहीं आया। वजीर आजम के इस दावे को अभी 2 ही दिन गुजरे हैं और पंजाब हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। बैंक ऑफ पंजाब में बड़े स्कैम का इंकशाफ हुआ है। ऑपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि मुनज़्ज़िम प्लानिंग के तहत बैंक ऑफ पंजाब का कंट्रोल मखसूस अफराद को देने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए पहले बैंक ऑफ पंजाब से ऑरेंज लाइन ट्रेन, येलो कैब और पिंक स्कूटी जैसे मंसूबों में सरमायाकारी कराई गई, फिर उसे माली बहरान का शिकार दिखाया गया और उसके बाद इस माली बहरान को दूर करने के लिए बैंक के नए शेयर्स मार्केट में लाने का फैसला हुआ। बैंक ने 1 अरब 90 करोड़ नए शेयर्स इशू किए और उन्हें मार्केट से कम कीमत पर बेचा है। यानी स्टॉक मार्केट में जिस वक्त बैंक ऑफ पंजाब के एक शेयर की कीमत 20 रुपए थी, उस वक्त बैंक इंतजामिया ने नए शेयर्स 12-12 रुपए में बेच दिए, जिससे मार्केट में हलचल मची। बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स की कीमतें यकदम कम होने से जो छोटे शेयर होल्डर्स थे वो मुतासिर हुए और अपने शेयर्स बेचने पर मजबूर हो गए, जिन्हें अब हुकूमत के मनपसंद लोग खरीद रहे हैं। ये अपनी तर्ज का एक और अनोखा स्कैम है जिसकी निशानदही पीपल्स पार्टी ने की है और उनका ये इल्जाम है कि इस स्कैम के पीछे नून लीग का हाथ है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक नवाज लीग शेयर्स की कीमतें गिराकर बैंक के अक्सरियती शेयर्स अपने मनपसंद अफराद को दिलवाना चाहती है, ताकि बैंक को नुकसान में दिखाकर उसका कंट्रोल अपने लोगों को दिलवाया जा सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से MCB के साथ हुआ था। तो ये सारा मामला है क्या और अब पीपल्स पार्टी इस पर करने क्या जा रही है, हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, जो इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका। अपनी नौयत का एक बड़ा स्कैम जिसकी आपने निशानदही की है, इस सारे मामले से मुताल्लिक आप लोगों को मालूम क्या हुआ है और क्या क्या सबूत इकट्ठे किए हैं आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया नाजिया, क्योंकि ये ज़रा टेक्निकल और फोरेंसिक लेवल का काम हुआ है, तो इसमें इसको कोशिश करूँगा कि सादा और आम फहम ज़बान में, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया। देखिए, कोई भी कॉर्पोरेट इदारा और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 84 और 86 के तहत राइट शेयर्स इशू कर सकता है। राइट शेयर्स वो होते हैं जो मौजूदा मेंबरान या शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको एज अ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल इशू किए जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 100 शेयर्स थे बैंक ऑफ पंजाब के, तो आपको ये ऑफ़र दी गई इस 29 मार्च के फैसले के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया कि हम आपको जो 100 शेयर्स हैं उसके बदले 70 और शेयर इजाफी देंगे अगर आप हमें 12 रुपये अदा करेंगे उन शेयर्स का, और अगर आप ये नहीं लेना चाहेंगे तो आप हमें 15 दिन में बता दें, वरना जो आपको हमने ऑफ़र की है ये पब्लिक में कोई और ख़रीद सकता है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके ऊपर SECP जो कि रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि रेगुलेटर है बैंकिंग कंपनीज़ का, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब भी शामिल है एज अ कमर्शियल बैंक, उसकी बहुत सख्त हिदायत हैं कि एक तो आप इस किस्म का जो शेयर है राइट इशू का, वो ख़ास तौर पे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसको बहुत सोच विचार करके और प्रायर अप्रूवल्स आप लेंगे SECP से भी और स्टेट बैंक से भी। तो इसमें अप्रूवल्स गालिबन नहीं ली गई, एक तो ये नज़र आ रहा है सुकम। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्राइस मार्केट में है शेयर की, आपने इजाफी पैसा लेना है तो आप तब जाएंगे जब आपके पास ऑल अदर एवेन्यूज़ ऑफ रेजिंग मनी, यानी तमाम और रास्ते पैसा लेने के, कोई और इन्वेस्टमेंट के, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जिसे आखिरी हरबा कहते हैं, SECP कहती है, फिर आप अपने शेयर होल्डर के पास जाएंगे और उससे इजाफी पैसा मांगेंगे। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि बैंक ऑफ पंजाब के शेयर की जो कीमत है 24 मार्च को तकरीबन 18 रुपए थी। 29 मार्च को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया और मार्च के महीने में ही और फरवरी में ये 20 रुपए की भी थी। अब इन्होंने 1 अरब और 90 करोड़ शेयर्स जो दिए हैं और 70% शेयर्स इजाफी दे दिए हैं, उसकी 2 अहम वजूहात हैं। एक तो ये है कि इन्होंने उससे 6 अरब रुपया बकौल बैंक ऑफ पंजाब के, जो इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल ली, तो कहा कि हम इससे इजाफी आएगा, हम अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, बैंक का 13 अरब करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? वो कहते हैं हमें इसलिए ज़रूरत है कि एक तो हमने बेजल कंट्री रिक्वायरमेंट्स बढ़ानी है कैपिटल की, दूसरा हमने बैंक को ज़रा मजबूत करना है। इसका मतलब है कि बैंक फाइनेंशियली कमजोर हो चुका था, जिसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टू सपोर्ट
नाजिया एक मिनट, रिटायरमेंट ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट जिसे गारंटियां कहते हैं हम, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर इट्स प्रोजेक्ट्स। तो सवाल ये है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो शेयर है इशू होने के बाद इसकी प्राइस 13 रुपए के लगभग हो जाएगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अगले 5 साल में दोबारा 20 रुपए की हो जाएगी। अब इसमें जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जो छोटा खातेदार है, जो जिसको प्रोटेक्ट करते हैं SECP, उसने कंप्लेन की सेनेट की कायमा कमेटी को ऑन फाइनेंस, ट्रेड एंड रेवेन्यू कि जनाब आप इन इदारों से पूछें कि ये क्या कर रहे हैं कि मैं आज 20 रुपए के शेयर का मालिक हूं, वही बैंक 12 रुपए में अरबों शेयर्स मार्केट में ला रहा है, जिससे मेरा शेयर जो है जो 20 रुपए का था वो 9-10 रुपए नीचे गिर गया। तो एक तरफ छोटे खातेदार, अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है, आपने बड़े वाज़े अल्फाज में उसको एक्सप्लेन तो किया है, सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि आपने खुद जो निशानदेही की SECP की और स्टेट बैंक की बड़ी सख्त हिदायत हैं, तो ये रेगुलेटर्स, इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये क्या कर सकते हैं इस स्कैम के अंदर? ये अब ये करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए सेनेट में सलीम मांडवी वाला साहब, वो अब इन कंप्लेंट्स का कॉग्निजेंस ले चुके हैं और स्टेट बैंक गवर्नर और SECP चेयरमैन और उनके अमले समेत बैंक के लोगों को नोटिस जारी होंगे कि वो इन पर्सन अपेयर हों और वाजे करें कि आपने आम शेयर होल्डर के एक तो प्राइस पे डाका डाला और दूसरा आपने बैंक के लिए पैसा इकट्ठा करना था, तो आपको तो बैंक का जो शेयर है उससे भी 2-3 रुपए ऊपर बेचा, ये आपने 20 रुपए का शेयर जो है ये 12 रुपए का क्यों बेच दिया? आपने 6 अरब इकट्ठे किए, आप तो 16 अरब इकट्ठे कर सकते थे। तो ये क्या माजरा है? और इसके पीछे जो इनसाइडर ट्रेडिंग के बड़े सख्त कवानीन हैं, उसके ऊपर भी उसके टेस्ट थ्रेशोल्ड पे भी टेस्ट किया जाएगा। और ये किया क्यों जाता है? ये माजी में भी कुछ बैंकों में हुआ। देखिए, जो हुकूमत के तो शेयर हैं जितने फीसद भी हैं, लेकिन जो आम लोगों के शेयर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होल्ड कर रहा है, उसमें ये शेयर जो है चंद अशखास में जब गिराया गया है तो छोटा खातेदार तो उड़ गया ना, उसके पास तो सकत ही नहीं है होल्ड करने की। फिर इसके लिए हैदर साहब आप ये मामला कमेटी तक ही रहेगा या फिर अदालत भी जाएंगे इसके लिए? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी तो एज अ रेगुलेटर काम करेगी, लेकिन हम ये समझते हैं और हमारी पार्टी की क़यादत का ये फैसला है कि हम शेयर होल्डर्स को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसको चैलेंज करेगी अदालत में और कंपनीज ज्यूरिसडिक्शन में भी करेंगे और मुतलका फोरम जो भी मुतलका अदालत है इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और अगर कायमा कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला सामने आता है कि इसमें खुर्द बुर्द है या गड़बड़ है या वायलेशन ऑफ लॉज हुई है, तो जैसे गर्दिशी कर्जे की जो पेमेंट की रिपोर्ट है सेनेट चेयरमैन ने भेजी है नैब को रेफरेंस के तौर पे, तो हो सकता है इसके अंदर फर्दर तहकीकात हो। लेकिन ये कितनी मुजरिमाना गफलत है कि एक तरफ आप कहते हैं, और नाजिया ये वो बैंक है जिसका 2005 में 130 रुपए का शेयर था, फिर इसका स्कैम आया, फिर इसमें 13 अरब रुपए स्टेट बैंक ने एक बारी डाले, उसके बाद दूसरी बारी हैदर साहब इसमें डाले और आज ये 10-12 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है। आप इसको मुजरिमाना गफलत करार दे रहे हैं या दूसरी जानिब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत कोई मनपसंद अफराद हैं जिनको बैंक का कंट्रोल देने की कोशिश कर रही है? नाजिया, दोनों बातें। पहली बात यह है कि मुजरमाना है ना कि बैंक इंतजामिया की गर्दन पर जो है प्रेशर डालकर उनसे सस्ती रोटी, अफसाना हाउसिंग, मेट्रो जो है आपकी ऑरेंज ट्रेन और ना जाने कितने बादशाहाना या शाहाना प्रोजेक्ट्स जो हैं जो रेवेन्यू नहीं दे रहे, जिसमें थर्ड पार्टीज आए जॉइंट वेंचर के तौर पर, और पंजाब गवर्नमेंट ने गारंटियां दी जो कायदे आजम सोलर पार्क है या जिस तरह इनके पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं आप में इन्वेस्ट करें, हमारे साथ जेवी करें, तो उनको कंफर्ट चाहिए होता है कि हुकूमत भाग तो नहीं जाएगी, या जो हमें रिटर्न गारंटीड है वो आप कैसे सिक्योर करते हैं। तो उसके लिए जिस तरह विफाकी हुकूमत सॉवरेन गारंटी देती है, इस तरह पंजाब हुकूमत जो है कुछ गारंटियां स्टेट बैंक से लेती है, कुछ ही अपने स्टेट जो है बैंक ऑफ पंजाब से। तो वो उसका हुजम इतना ज्यादा हो गया है कि बैंक जो है मजबूर है और बैंक की ये फाइनेंशियल हालत दिखा रहा है। तो एक तरफ आप मजबूर हो रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा रेज करने के लिए और फिर पैसा आप पूरा रेज ही नहीं कर रहे, आप 20 रुपए का शेयर 12 रुपए का भेज रहे हैं, यानी एक तरफ बैंक को कमजोर किया, दूसरा कर्जा उठाया बैंक ने या अपने शेयर्स दिए, और जो छोटा खातेदार है उसको कम कीमत कर जिस तरह डॉलर की सट्टेबाजी होती है, इसी तरह लगता है कि इस शेयर के साथ खिलवाड़ किया गया। बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैंक ऑफ पंजाब में होने वाली साजिश से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कुलभूषण जादेव के मामले पर, जिस पर भारत एक मरतबा फिर एक्टिव नजर आ रहा है। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया।
वेलकम बैक। भारत ने कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटाया है। आलमी अदालत इंसाफ से दरख्वास्त की है कि वो कुलभूषण के मामले में अपना किरदार अदा करे। और आलमी अदालत की प्रेस रिलीज जो सामने आई उसमें वाज़ेह है कि भारत की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि भारतीय हुकूमत और मीडिया ने वो जो रिक्वेस्ट की गई उसको अपनी मर्जी से स्टे में तब्दील कर दिया है। और मीडिया पर बड़ा शोर भी मचाया जा रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया है। भारतीय वुज़रा खुशी में जज्बाती बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन आलमी अदालत की जो प्रेस रिलीज़ है वो बहुत वाज़ेह है और उसमें लिखा है कि भारत की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि इस दरख्वास्त पर फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं आया है, मगर भारत की जानिब से मुसलसल गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो एप्लीकेशन दी गई है भारत की जानिब से, उसका तरीक़ाकार है क्या और ICJ के कवानीन क्या कहते हैं, इससे मुतालिक इस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। कुलभूषण जाधव की सज़ाए मौत पर को बचाने के लिए भारत ने अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो रुजू किया है, इस तरह के केस में आलमी अदालत का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह से प्रोसीडिंग हो सकती है? देखिए, इसमें होता ये है कि एक रिक्वेस्ट दी जाती है एक स्टेट की तरफ से और जो दूसरी स्टेट है उसको एक नोटिस दिया जाता है और फिर वो दूसरी स्टेट जो है वो अपना जवाब फाइल करती है इन रिस्पॉन्स टू द पिटिशन और फिर केस की हेयरिंग होती है। लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर जो है वो ICJ जारी नहीं करती। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ICJ का कोई जुरिसडिक्शन पाकिस्तान की अदालतों पे नहीं है, ना पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स पे है, ना पाकिस्तान की अदालतों पे है। तो ये तो इंडियंस एक बड़ा भोंडा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है कि ICJ ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। ICJ इस किस्म का स्टे ऑर्डर ना तो जारी करती है, ना उन्होंने इस केस में जारी किया है। ठीक है, तो स्टे ऑर्डर तो जारी कर भी नहीं सकती और नहीं करती है। मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई है। अब ये जो सज़ा है आलमी अदालत का जो भी अब तरीक़ाकार होगा, क्या इस सज़ा पे किसी भी तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए, असरअंदाज दो इसके पहलू हैं। एक तो इफेक्टिवनेस है उसकी। तो ICJ जो है उसका कोई जुरिसडिक्शन इस तरह पाकिस्तान की अदालतों पे या पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स पे किसी तरह तो है नहीं। तो इफेक्टिवली तो किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई इस तरह की तो हो नहीं सकती, ना ICJ का जुरिसडिक्शन है। लेकिन उसका एक और पहलू है और वो एक समझिए एक मॉरल पहलू है और वो ये है कि हमें ICJ में इसको भरपूर दिफा करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ICJ का कोई वर्डिक्ट हमारे खिलाफ ना आए, ताकि कम से कम उससे ये कोई चीज़ साबित ना हो कि एज ए पाकिस्तान ने कोई ऐसी ज्यादती की है और ICJ का जो वर्डिक्ट है वो पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ गया है। होना ये चाहिए कि जो बहुत सारी एविडेंस जो है इस आदमी कुलभूषण जाधव और जो भी इसका नाम है, जो दूसरा मुसलमान नाम इसका लिया जाता है, जो बहरूप ये बना के आया था, वो तमाम की तमाम एविडेंस जो है प्रॉपरली उसको पेश करना चाहिए। ICJ एक अल्लाह की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हमें ये साबित करने का मौका मिल गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी कर रहा है, कितनी दहशतगर्दी फैला रहा है। और ये आदमी जो कुलभूषण यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा मौका है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपने जो अपनी बात की कि वर्डिक्ट पाकिस्तान के खिलाफ आ सकता है, तो क्या वर्डिक्ट हो सकता है और उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं, मां सिवाय इसके कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम किया जाए कि देखिए पाकिस्तान ने एक प्रॉपर उसकी हेयरिंग नहीं हुई, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इस किस्म की वो बात जो है ICJ के सामने पेश कर रहे हैं। तो इसका हमें एक भरपूर दिफा करना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए कि ये आदमी, इसका बैकग्राउंड क्या है, हमारे पास एविडेंस इसकी क्या है, प्लस जो हमारे जो मिलिट्री कोर्ट का जो तरीक़ेकार है पाकिस्तान में, जो कि आप समझिए कि कानूनी और आईनी तरमीम हो चुकी है, जिसके हिसाब से ये सिर्फ कुलभूषण के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान में कोई भी इंडिविजुअल हो, सिटीजन हो, अगर वो उसके कराए में आ जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। और ये हमने कोई सिंगल आउट नहीं किया कुलभूषण यादव को। और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन लाइंस पे हमें इसकी बहस करने की ज़रूरत है, मटीरियल रखने की ज़रूरत है ICJ के सामने, और इसको सिर्फ इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए। तो फरोग नसीम साहब, ICJ में जब ये केस चलता है तो स्टेट्स के लॉज किस तरह से उसको कबूल करते हैं? दोनों स्टेट्स को जो भी फैसला होगा वो कबूल करना होगा?
मैंने वही आपको पहले बताया ना, इफेक्टिवनेस तो इसकी इस तरह है नहीं, क्योंकि इसका जो इतलाक है फांसी का खुलबूसन जावेद के खिलाफ, वो पाकिस्तान में इसका इतलाक है। तो कोई भी ICJ का ऑर्डर या ICJ की प्रोसीडिंग्स उसको इफेक्टिवली मटेरियल कोई उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप उसको सही तरह डिफेंड नहीं करेंगे, भारत मजीद वावेला मचाएगी, मजीद ये कहेगी कि ये हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो उसको हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फरूक नसीम, माहिर कानून हमारे। और भारत जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है यादेव के मामले को लेकर, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। बैरिस्टर फरूक नसीम कह रहे थे कि पाकिस्तान इस मौके को ज़ाया ना करे, भरपूर तरीके से डिफेंड करे और इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है कुछ और ख़बरों के साथ, कुछ और तज्ज़ियों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ ऑन विद नाजिया। करनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terrorists determined